वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि हम 11th में कुछ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। इस बेसिक में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है वो हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में एक बैकग्राउंड उसका जो है वो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो से उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। डीएनए जो है ये सबसे पहले डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है इसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज साइंटिस्ट वेयर इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। इसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया है, जो स्ट्रक्चर हमारे पास में जो है वो डीएनए का प्रपोज किया है, वो इस तरह का है कि ये जो भी हमारा नेचुरल ओरिजिनल डीएनए है, इससे इसकी प्रॉपर्टीज और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मेल खाता है, मिलता जुलता है, और यही कारण है कि इनका ही मॉडल जो है वो हम फॉलो करते हैं टू स्टडी डीएनए। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पर ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, एक्सेप्ट सम वायरसेस। कुछ वायरसेस हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, नहीं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है द सब्सटेंस विच कैन ट्रांसफर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, आनुवांशिक कैरेक्टर्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी सब्सटेंस कैरी करता है उस सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारी डिस्कवरी हुई पहले कि विच सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड एट लास्ट बहुत सारे कहेंगे हम उसको लाइन ऑफ डिस्कवरी या फिर नंबर ऑफ डिस्कवरीज के बाद में ये पता चला, ये डिसाइड हुआ कि डीएनए जो है वो सब्सटेंस है जो ये जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है, नहीं इसके बाद में जो भी डीएनए है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में जो है वो डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहता है, और जो भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये 4 प्रकार के प्रेजेंट होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन एंड साइटोसिन। ठीक है, देन इसके अलावा इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है H3PO4। ना न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर बना है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड से जैसे एक ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है उसका सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल, और उससे उसकी पूरी बॉडी बनी है, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन भी वही कैरी आउट कर रहे हैं। उसी तरह से डीएनए जो है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पूरी तरह से न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेंटोज शुगर, क्योंकि पेंटोज इसलिए कहा जाता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 5 कार्बन एटम। देन फॉस्फेट ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड नाइट्रोजिनस बेस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 5 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ का जो कार्बन एटम रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज पोजिशन नंबर 1, ये है पोजिशन 2, दिस इज पोजिशन 3, दिस इज पोजिशन 4, और यहाँ पे दिस इज पोजिशन नंबर 5। ठीक है, 5 यहाँ ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। तो जो भी न्यूक्लियोटाइड है इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें 5th पोजिशन, हमेशा 5th पोजिशन पे ही जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। एक न्यूक्लिक एसिड में जो भी फॉस्फेट ग्रुप है इट विल ऑलवेज अटैच टू इट्स 5th कार्बन एटम। ठीक है, 5th पोजीशन पे, वाइल हमेशा जो है वो नाइट्रोजनस बेस जो है वो 1st पोजीशन पे ही अटैच होता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें आप देख सकते हो कि हमेशा 5वें जो पोजीशन है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और पहली पोजीशन पे हमेशा नाइट्रोजनस बेस रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद में जो भी न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, जो बताया मैंने आपको, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, यहाँ पर अब ईच ऑफ देम आर बाउंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सम बॉन्ड। सभी जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी जो हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सारे बॉन्ड सेम हैं, तो नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है, फॉस्फोरिक एसिड, वो जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं दैट बॉन्ड इज
इज कॉल्ड एज शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड कहा जाता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से भी अटैच है और वो जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो है वो जब पेंटोज शुगर से ज्वाइन होगा तो बॉन्ड कौन सा रहेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वहीं फॉस्फेट ग्रुप जब उससे अटैच हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह से तीसरा यहाँ पे पॉइंट देखो, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कॉन्सिक्वेंट कि एक ही न्यूक्लियोटाइड से तो पूरा डीएनए बनने वाला नहीं है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस बॉन्ड से जुड़ता है, जिस बॉन्ड को शेयर करता है, उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। उस बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसकी मदद से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं सॉरी ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो जो भी ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देन ना यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो है वो जो मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल में नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट है उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे कि हमने बात किया कि देयर आर 4 डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, वो है एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन एंड साइटोसिन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में थाइमाइन एज अ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, वहीं यूरैसिल नहीं होता। यूरैसिल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूरैसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमाइन। थाइमाइन की जगह पे यूरैसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट रहता है, वहीं डीएनए में जो है वो यूरैसिल की जगह कौन प्रेजेंट रहता है, थाइमाइन प्रेजेंट रहता है। बाकी जो 3 है एडेनाइन, गुआनाइन और साइटोसिन, ये तीनों जो है वो डीएनए और आरएनए में ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो कॉमन होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में जो भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये भी आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, और वो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या कोई भी, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो क्या एडेनाइन जो हम बोल रहे हैं आगे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर किसी का बॉन्डिंग जो है वो सेम होता है। यहाँ पे अब ये चीज़ है कि क्या ये पेयरिंग जो है वो इररिस्पेक्टिव है, मतलब कोई भी किसी से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये जो भी पेयरिंग है ये फिक्स्ड है। जैसे कि एडेनाइन विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमाइन और वाइस वर्सा, आप उल्टा बोल सकते हो कि थाइमाइन विल ऑलवेज पेयर विथ एडेनाइन। हमेशा इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। वहीं गुआनाइन और साइटोसिन जो है दे विल पेयर विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। ये बॉन्डिंग जो है इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी आप लोगों को पता है, वैलेंसी जो है वैलेंट, जो भी वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो है उनके नंबर्स जो है वो मेकअप करने के लिए जो है वो वैलेंसी को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, और वैलेंसी के हिसाब से 2 या फिर 3 यहाँ पे बॉन्ड्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो ये पेयरिंग जो है कभी भी गुआनाइन जो है वो थाइमाइन के साथ में या थाइमाइन गुआनाइन के साथ में और एडेनाइन साइटोसिन के साथ में और साइटोसिन जो है वो एडेनाइन के साथ में कभी भी पेयरिंग नहीं कर सकता। दिस इज रॉन्ग। हमेशा पेयरिंग जो है वो एडेनाइन विल पेयर विथ थाइमाइन एंड गुआनाइन विल पेयर विथ साइटोसिन। कभी भी इनमें उल्टा पेयरिंग नहीं होता, क्रॉस पेयरिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी वैलेंसीज एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए इनका पेयर जो है वो फिक्स्ड है। और फिक्स्ड पेयरिंग जो है इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। Such type of pairing is called as complementary base pairing. Why it is called as complementary base pairing? Complementary का मतलब होता है कि दोनों जो पार्टनर्स हैं, दोनों जो पेयर्स हैं, वो एक दूसरे की कमी को, एक दूसरे की वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं, और इसी वजह से उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू जो है वो आज हमने एक बेसिक जो है वो डीएनए के पीछे का एक बैकग्राउंड देखा, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।